नहीं मानते हैं, बल्कि कृति से निकाल कर आलोचना वो ले आते हैं। यह उनका बड़प्पन है। इति सिद्धम की तरह वो आलोचना नहीं करते कि एक सिद्धांत बनाया और किसी रचना पर ले जाकर के उसको फिट किया। यह एक तरह का फ्रेमीकरण हो गया जो नामवर सिंह जी नहीं करते। नामवर सिंह जी रचना के भीतर का जो आस्वाद है उसे निकालते हैं। तो क्या नामवर सिंह एक आस्वादक आलोचक हैं? नहीं। अगर नामवर सिंह केवल आस्वादक या आलोचक होते तो बड़े आलोचक हो ही नहीं सकते थे, बल्कि आस्वादकता और भावकता को आगे ले जाकर तीक्ष्णता में दृष्टि के साथ जहां रचना ठहरती है, जहां रचना संगुंफित होती है, संग्रथित होती है, वहां नामवर सिंह देख लेते हैं। यही रचना को देखने की जो उनकी विशिष्टता है, दृष्टि संपन्नता है, रचनाशीलता है। रचना को देखने की रचनाशीलता, किस तमीज के साथ देखें, क्या न कहें जो इंपॉर्टेंट है, क्या कहने से ज्यादा हम नामवर से ये सीखते हैं कि क्या न कहें। नामवर सिंह सबके बारे में नहीं कह सकते, तो यह जो चैन धर्मिता है कि हम क्या कहें, कितना कहें, किसके बारे में न कहें। ऐसा नहीं है कि आप नामवर जी से सबके बारे में कहलवा सकते हैं और सबके बारे में लिखवा सकते हैं। उनका सुचिंतित दृष्टिकोण मैंने बार बार पढ़ते हुए पाया है कि उनके रचना कर्म में एक निश्चित भावधारा दिखती है, एक निश्चित दृष्टि संपन्नता दिखती है, जो बार बार एक सच्चे आलोचक को प्रेरित करती है। क्योंकि सच्चा आलोचक कभी भी अपनी आलोचना से अंतिम रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता, और यह मानना कि आलोचना द्वयम दर्जे की रचना है, नामवर जी बार बार लगातार इससे इनकार करते रहे हैं। वह मानते हैं कि जैसे अपने समय में रचना महत्वपूर्ण है, वैसे ही पैरेलली समानांतर रूप से आलोचना भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि यदि अपने समय में प्रसाद, निराला, पंत और प्रेमचंद महत्वपूर्ण हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उसी समय के जो आलोचक थे वह भी महत्वपूर्ण है। तो आप आलोचना को सेकेंड रेटर या सेकेंड ग्रेड का नहीं कर सकते, उसे समानांतर एक रचना कह सकते हैं, एक विधा की रचना कह सकते हैं जो सबका परीक्षण करती है। आज लंबा बोलने का समय नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि नामवर जी हमारे बीच में रहें, लगातार लिखते रहें, लगातार अपनी कलम को चलाते रहें और भारतीय आलोचना को नई दिशा देते रहें। हम बहुत शुभकामना रखते हैं, उनके प्रति बहुत आदर रखते हैं। नमस्कार। अभी आपके बीच अपने विचार रख रहे थे हिंदी अकादमी व भोजपुरी अकादमी के सचिव श्री प्रोफेसर रविंद्र, और साहित्य से थोड़ा हटकर अब थोड़ा सा कला की ओर से मैं एक व्यक्तित्व को आपके बीच बुलाऊंगा। मैं वो विनती करूंगा संध्या सिंह जी से कि आपके बीच आएं और अपने विचार प्रकट करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक चित्रकार आप जैसे महान साहित्यकारों की सभा में क्या कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि साहित्यकारिता और चित्रकारिता में कोई विशेष अंतर नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण है। लेखनी के धनी शब्दमाला में पिरोकर अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। चित्रकला भी समाज में कभी वास्तविकता को दर्शाती है तो कभी मार्गदर्शन का प्रयास करती है। माध्यम अलग है, भाषा अलग है, व्याकरण भी अलग है, परंतु मूल अभिव्यक्ति तो विचारों की ही है। मैंने विभिन्न कलाएं एकीकरण पाया है। संगीत हो या नृत्य, गद्य हो या पद्य, सभी को रंग, रूप और रेखाओं के माध्यम से अपनी कला में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बाबूजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। मुझे हार्दिक हर्षोल्लास हो रहा है
कि एक दुर्लभ व्यक्ति के स्वामी जिनके सामने आज मैं खड़ी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। चित्रकारिता के क्षेत्र में व्यस्त रहने की वजह से मैं साहित्य से तो अनभिज्ञ सी रही हूँ, लेकिन साहित्य समाज के ना उकेरूं तो मेरी कला अधूरी सी रह जाएगी। और सहज व्यक्तित्व, विद्वान, ओजस्वी, लेखनी के धनी प्रसिद्ध साहित्यकार के प्रति मेरी श्रद्धा भी छुपी रह जाएगी। बाबूजी, आपने मेरा चित्र स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, यहाँ तो इतने बड़े बड़े साहित्यकार, महान व्यक्ति बैठे हैं जो उनके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। मैं अंतर्मन से हार्द और दीर्घायु हो, जिससे कि साहित्य जगत लाभान्वित होता रहे। पदाधिकारियों और सदस्यों का खास तौर से पुष्पा बहन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाबूजी जैसे महान साहित्यकार से साक्षात बात करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साहित्य और कला जब तक दोनों एक दूसरे में न मिल जाएं, दोनों पूरे नहीं होते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं परिचर्चा को एक और चरण आगे बढ़ाने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के एचओडी के पद पर कार्यरत व उर्दू के की वाएँ और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। प्रोफेसर जियाद जी कि एक अजीम शख्सियत के साथ बैठने का मौका मिला। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि मैं नामवर सिंह जी, जिनको मैं बरसों से जानता हूँ, जिनको पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन इतने क़ुर्बत से करीब इनसे मुलाकात का मौका नहीं मिला था। आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये मुलाकात यहाँ पे हुई है। मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था और एक शेर मुझे फ़राक़ का याद आ रहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरों, उनको जब ये ध्यान आएगा तुमने फ़राक़ को देखा था। तो वाकई मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि मैंने नामवर सिंह जैसी शख्सियत, अजीम शख्सियत, जो एक नाम नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। मैंने एक मुहावरा सुना था बहुत पहले, बचपन में पढ़ा भी था कि फूल झड़ते हैं, अगर कोई बोलता है तो फूल झड़ते हैं। समझ में नहीं आता था कि फूल कैसे झड़ते हैं किसी के बोलने से। मैंने अपने एक उस्ताद से, जिनका जिक्र अभी यहाँ पे हुआ, प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब, उनसे मैंने पूछा कि ये फूल झड़ने का मुहावरा क्या है, कौन ऐसा शख्स है जिसके मुंह से फूल झड़ते हो। तो आपने मुझे कहा कि तुमने कभी नामवर सिंह का लेक्चर अटेंड किया। और जब मैंने पहली मर्तबा प्रोफेसर नामवर सिंह को बोलते हुए सुना तो वाकई एहसास हो रहा था कि फूल झड़ना इसी को कहते हैं। मैं, चूंकि ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं डायरेक्ट आपकी शागिर्दी में रहा हूँ, लेकिन एकलव्य की तरह मैंने आपको माना है अपना गुरु, और आपको उर्दू के प्रोस्पेक्टस में देखता रहा हूँ। जब मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला, बीबीसी का एक प्रोजेक्ट था जो दुनिया की तमाम बड़ी भाषाओं के 7 स्टार्स चुन रहे थे, तो एक मौका मुझे भी मिला, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो में पहले काम किया करता था। वो एक फीचराइज, पर्सनैलिटी बेस्ड फीचराइज प्रोग्राम था। हिंदी के 7 स्टार्स पे काम करने का मौका मिला। 7 स्टार्स ऑफ द कंट्री। हिंदी को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था। हिंदी साहित्य से मैं कुछ कहानियाँ पढ़ ली थी, कुछ कविताएं पढ़ ली थी, लेकिन मैं इतना डीपली नहीं जानता था। मैंने और लोगों से मशवरा किया कि कैसे बात करूं, तो मुझे एक, चूंकि उस ज़माने में डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब से भी मुंसलिक था जब महाभारत का निर्माण हो रहा था, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि क्यों नहीं तुम एक सर्वे कर लेते हो। बात उनकी समझ में आई और मैंने 1000
लोगों से सर्वे करने का निर्णय किया और मुख्तलिफ लोगों को, उसमें उर्दू हिंदी के सभी लोग शामिल थे, उनको मैंने एक ही सवाल भेजा कि आपकी नज़र में 7 स्टार्स कौन है हिंदी के। उन 1000 लोगों में से मेरे पास में 712 उनके जवाब आए और मुझे ताज्जुब ये हुआ कि उन 712 में एक कॉमन नाम था, अब वो थे प्रोफेसर नामवर सिंह। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने वो प्रोग्राम किया और अब वो किताबी शक्ल में भी आ गया है, 7 स्टार्स ऑफ हिंदी लिटरेचर। नामवर सिंह जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है लोगों से। आपकी जो आलोचनाएं हैं, जो आप लिखते हैं, अभी मुझसे पहले रविंद्र जी बोल रहे थे कि कौन कब क्या कहना है, ये तो आसान है, सभी जानते हैं क्या कहना है, लेकिन क्या नहीं कहना है ये सब नहीं जानते। जो हमें प्रोफेसर नामवर सिंह जी से मिलता है कि क्या नहीं कहना है, ये तालीम हमें मिली है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब वो किताब मैं लिख रहा था 7 स्टार्स ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो उसमें बार बार मुझे यही चीज सामने आ रही थी कि आखिर नामवर सिंह जी को इतनी ख्याति क्यों प्राप्त हुई। कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरी जबानों के लोग भी आपको जानते हैं, और जब शख्सियत इतनी बुलंद हो जाती है तो वो जबान और मकान की कैद से आज़ाद हो जाती है, फिर वो किसी एक जबान में महदूद नहीं रहती, बल्कि वो सरहदों को पार कर जाती है। आपके बहुत बड़ा फॉलोअरशिप पाकिस्तान में मुझे महसूस हुआ, जो उर्दू के तवज्जुह से वहाँ पे जानते हैं लोग, और जब एक नाम आता है किसी का हिंदी वालों में से, तो वो प्रोफेसर नामवर सिंह होते हैं। जो मेरे बहुत सारे साहित्यकारों से वहाँ पे गुफ्तगू हुई है, तो नामवर सिंह साहब को इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आप उनके अपने लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी और मुल्क के हैं या किसी और भाषा के हैं। जब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि प्रोफेसर नामवर सिंह का रुझान जो है वो मार्क्सिस्ट की तरफ है, और उसके बाद फिर एक और आलोचना पे आलोचना आई है कि आपको फिर लोगों ने जोड़ा कि कहीं और या अमेरिका की तरफ झुकाव है। मैं ये समझता हूं कि वो जो एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि किसी हाथी को देखने के लिए 7 दृष्टिहीन लोगों ने जब उसको छुआ, तो जो चीज उन्होंने छुई वही समझा कि यही हाथी है। मेरा ख्याल है कि वो वही लोग हैं जो नामवर सिंह जी को सिर्फ एक चीज देखने के बाद में समझे कि यही पूरी शख्सियत। नामवर सिंह जी का रुझान उर्दू वालों में भी वही इज्जत है और हिंदी में भी वही इज्जत है। इनकी जो मोहब्बत और जो कुछ इनकी अजमत है, वो सिर्फ इसलिए है कि जो ये कहते हैं वो दूसरों तक पहुंच जाती है। डायरेक्ट बात, यानी जो दिल से बात कहते हैं वो दिल तक पहुंच जाती है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ताकत परवाज है नामवर सिंह जी के आवाज में भी, उनके अल्फाज में भी, उनके अल्फाज में भी और उनके कलम में भी। तो ये मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और जहाँ प्रोफेसर चक्रधर जी हो गुले गुलजार होती है, तो अब मेरे बाद में उन्हीं का नंबर है, तो आप तशरीफ लाएंगे। मैं गालिब के एक मिसरे पे ये अपनी तकरीर खत्म करना चाहूँगा कि तुम जियो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जियाद सैयद जी। जियाद जी हिंदुस्तानी संस्कृति से इतना लगाव रखते हैं कि उन्होंने, और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूँगा जो महान कवि हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं उनके बारे में अगर एक शब्द भी कहूँ तो ऐसा होगा कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। तो मैं बिना एक भी शब्द किए आवाज़ दूंगा और प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी को कि हमारे बीच आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी, सैयद साहब, शंभू तिवारी जी, संध्या जी,
प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, परिचयदास जी, सामने बैठे हमारे बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी, दिव्य रमेश जी, प्यारे दोस्तों, नारायणी एकेडमी, साहित्य एकेडमी के सारे पारिवारिक सदस्यों, पुष्पा जी ने बड़े मनोयोग से और बड़े श्रम से इस गोष्ठी को सजाया है और कब से वो लगी हुई हैं एक एक व्यक्ति से संपर्क करके। बाबूजी का जन्मदिन है, बाबूजी का जन्मदिन है, तो पहले तो मैं बाबूजी से नामवर जी को जोड़ नहीं पाया, क्योंकि प्रोफेसर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह हम सुनते आ रहे थे। जब बाबूजी सुना तो मैंने कहा उनका तो समता दिवस निकल गया, अभी पिछले बाबूजी से बाबू जगजीवन राम जी का स्मरण आया। अच्छा, अभी जब याद भाई बोल रहे थे कि बाबू नामवर जी, तो फिर मुझे वो जमाना आया आलोचना का कि बाबू श्याम सुंदर दास हुआ करते थे, तो इस नाते बाबू नामवर सिंह जी कह दिया हो, तो बाबू जी का जी अंत में लगा दिया, बाबू पहले लगा के किसी और मेरा ध्यान आकर्षित किया। और तब से बैठा बैठा जब से मैं सुन रहा हूँ शंभू की बातें, शंभू मेरे भी विद्यार्थी रहे हैं, तेजस्वी हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, हर 4 पंक्तियों के बाद उन्हें एक श्लोक याद आ जाता है और वो उसको जोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सही कहा उन्होंने कि नामवर जी जहाँ सूर्य उगता है वहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ वो पूरी परिधि धरती की परिक्रमा लगाने के बाद पुनः उगने के लिए आ जाता है, वहाँ तक नामवर जी की व्याप्ति है। और इस व्याप्ति को सैयद साहब आपने गालिब का शेर कहा कि 1000 बरस उम्र हो और हर बरस में 50,000। तो गालिब के ज़माने में कंप्यूटर चूँकि नहीं था तो संख्याएं वहीं तक सीमित थी और इतने संख्याओं के संजाल फैले नहीं थे। अब गीगाबाइट और टेराबाइट में सब चलता है, तो असंख्य जहाँ तक संख्याएं जाती हैं वहाँ तक, जहाँ तक मनुष्यता जीवित रहेगी वहाँ तक, जहाँ तक हमारी भाषा रहेगी, जहाँ तक हमारी संस्कृति रहेगी और जहाँ तक सारी संस्कृतियाँ मिलकर एक विश्व भाषा को बनाएंगी, तब तक नामवर जी रहेंगे और हम उनके लिखे हुए से प्रेरणा पाते रहेंगे। आज मैं पूछ रहा था डॉक्टर साहब, आपका जन्मदिन असली वाला कौन सा है? 1 मई ऐसा जन्मदिन है जो दिखाता है 1 मई मजदूर दिवस होता है, तो बड़ा प्रसन्न होता था मैं 1 मई डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। तो आज उन्होंने रहस्य खोला कि जन्मदिन तो 28 जुलाई ही है, लेकिन पिताजी पहले ऐसा किया करते थे कि जो दिन उन्हें अच्छा लगा वो दिन उन्होंने रजिस्टर में लिखवा दिया। तो 1 मई जन्मने का उनके ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो मजदूरोन्मुखी या जनोन्मुखी चिंतन से जुड़े, या क्या कारण रहा, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे देश में आलोचना के एक पर्यायवाची हैं। और अब तो ये कहा जाता है कि जिसे हम आलोचना कहते हैं वो नामवर जी पर आकर समाप्त हो जाती है। वो आलोचना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से होती हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी तक आती है, फिर रामविलास जी के यहाँ टहलने के बाद में आधुनिक युग में नई परंपराओं की खोज करते हुए कभी छायावाद तक जाती है, कभी वो नए प्रतिमान ढूंढती है, साहित्य के इतिहास और आलोचना में प्रवेश करती है और सब खोजने के लिए लालायित रहती है, तो वो नामवर जी पर आकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद आलोचना नहीं रहती, समीक्षा बढ़ जाती है, पुस्तक समीक्षा हो जाती है। तो आजकल समीक्षक बहुत हैं, आलोचक कम हैं। आलोचना जो और व्यापक प्रसंगों में जिसको हम जान सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको और आप सहमत होंगे कि मैं भी तरह तरह के गलियारों से निकल के आया और सारे वादों से निकलने के बाद कई बार लगा कि अनुभववाद भी एक महत्व रखता है। एम्पेरिकली भी आप चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो वादों का कटमुल्लापन, वादों की जकड़ में अगर आप रह जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। आज मेवाड़ी टोपी पहनाई गई डॉक्टर साहब को। टोपी पहने हुए डॉक्टर साहब कितने भव्य लग रहे थे, आपने सामने से देखा। सतरंगी टोपी है, बहुत जल्दी उतार दी उन्होंने। ये टोपी कितनी प्रसन्न हुई होगी कि नामवर जी के सर पर चौंकी आई है।
जिन्होंने सर पर नहीं चढ़ने दिया और निरंतर मुंह से फूल झरने वाली शैली में ही आलोचना करते रहे। कोई कठोर बात भी कहनी होती थी तो बहुत आराम से कहते थे। जब साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजे गए तो छोटा सा भाषण दिया था, उसमें जिसका उल्लेख अमृता प्रीतम ने अपने लेख में किया था। इन्होंने कहा था, सब याद हो, कि आलोचना में आप क्यों हैं इसका कारण बताते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, साहित्य के घर में धूल धक्कड़ बहुत था। मैंने सोचा यहाँ बसने से पहले थोड़ी धूल झाड़ लूं। तो आलोचना कर्म वो धूल झाड़ने जैसा था। अच्छा, ये भी अमृता प्रीतम को नागवार गुजरा कि अच्छा ठीक है, आप धूल झाड़ के आएंगे, यानी अपनी बात पर झाड़ के जा रहे। नामवर जी को सहज स्वीकार कर लिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा किसी उस आदमी के साथ नहीं हुआ जिसने मन और मनोयोग से बेहतर काम करने की कोशिशें की हो। जोधपुर में जो हुआ उसका श्रीवास्तव जी ने जिक्र किया, राही मासूम रजा के प्रसंग में जो किया, लेकिन जीएनपुर वाराणसी में जन्मे डॉक्टर नामवर सिंह जीएन शब्द को सार्थक करें। वे अस्वस्थ भी हो जाते रहे हैं, लेकिन उनकी जिजीविषा, उनकी मैं कहूँगा कि जीयनिशा जो गांव से मिली है वो निरंतर बनी रहती है। और उनकी चाल में आप देखिएगा कि क्या एक गयंद छंद जैसा रहता है जब वो चलते हैं, और उस चाल में एक भव्यता होती है। जहाँ से वो गुजरे तो लगता है कि कहानी इधर गई, कविता उधर गई, नाटक उपन्यास इधर उधर चले गए, और एक व्यक्ति उनमें से गुजरता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ, दूसरों को रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ता चले जा रहा है। तो मित्रों, एक बहुत भव्य अध्यापक वे रहे, बहुत अच्छे संपादक रहे। जनयुग का संपादन किया, आलोचना का संपादन किया, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की आमद के कारण बने, सम्मान जितने मिले उनको हम कहेंगे कि सम्मान ही सम्मानित हुए। इसके अलावा डॉक्टर साहब का फलक अध्ययन का इतना ज्यादा है कि आप बौद्धकालीन साहित्य से लेके रासो ग्रंथों तक और भाषाओं के मूल तक अपभ्रंश में कितनी संभावनाएं थी, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का क्या योगदान रहा, आदिकालीन साहित्य की क्या महत्ता है, हमारे भक्तिकालीन साहित्य की क्या महत्ता है, और छायावाद को उन्होंने अपने नजरिए से इतिहास और आलोचना की दृष्टि से देखा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी परंपराओं का खोज क्रम उनका बाधित न हुआ हो। वाद विवाद संवाद सदैव बना रहा, और उनका बहुत ही प्रिय तकिया कलाम है जिसको उन्होंने पुस्तक का शीर्षक भी बनाया, कहना न होगा। अगर कोई भी नया वाक्य, नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो डॉक्टर साहब कहना न होगा कि यहाँ से होता था। और वो एक ऐसा जोड़क पद है जो पूर्वापर संबंधों को ऐसे मिला देता है कि कहना न होगा के बाद आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद तो कहना न होगा। तो आप्तवाक्य बिना ये सोचे कि वे आप्तवाक्य गढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने आप्तवाक्य गढ़े। सतरंगी पगड़ी के साथ आपने वो चित्र देखा रही थी, ऐसा न कहें कि वह एक विशेष विचार के माध्यम से प्रगतिशील आंदोलन के विरोधी ही थे। जीवन को 7 रंग हैं जीवन के, तो किसने किस रंग से देखा, किसने किस रंग से देखा, लेकिन एक न्यूनतम आधार की समस्या है कि मेरे सभी नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। ये मूल आधार कि हमारा आम जन कब सुखी होगा, अगर हमारी आलोचना, अगर हमारी रचना इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह परिवर्तनशील, परिवर्तनकामी, ऊर्ध्वमुखी और क्रमबद्ध विकास की योजनाओं को उसके अविभाज्य प्रसंगों में देखेगा, तो वो नामवर सिंह जी बन जाएगा। मैं बहुत आदरपूर्वक ये कामना करता हूँ कि नामवर जी का सानिध्य हमें निरंतर मिलता रहे और पुस्तकें उनकी आती रहें। हालांकि बहुत दिनों से पुस्तकें उनकी अभी आई तो भी वो उनकी वार्षिक परंपरा की रिकॉर्डेड भाषणों की लिपिबद्ध की हुई गतिविधियाँ थी। भाई सुरेंद्र शर्मा यहाँ बैठे हैं, मैंने इनसे भी बहुत सीखा, क्योंकि 50,000 की जनता को कैसे मुट्ठी में किया जा सकता है और वो कौन सी भाषा गढ़ी जा सकती है, वो कौन सा मुहावरा पैदा किया जा सकता है कि मानवतावादी चिंतन को सामने तक ले जाया जाए। मैं समझता हूँ कि आलोचना में
आलोचना की वाचिक परंपरा में नामवर्जी से बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि जब ये बोलना प्रारंभ करते हैं तो आप सुनना रोक नहीं सकते, चाहे आप अंडे से पैदा हुए हो, चाहे उस शरीर में जिसके कान हुआ करते हैं। अंदर के कानों से जाने, बाहर के कानों से जाने, और नामवर्जी संसार के हर मकान में उपलब्ध रहे, इस कामना के साथ मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चक्रवर्ती जी। अभी परिचर्चा की श्रृंखला में अंतिम कड़ी प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती आपके समक्ष थे। सभी ने अपने अपने अनुभव बताए बाबूजी के साथ बैठने के लिए। आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज बाबूजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं, और एक छोटा सा अनुभव भी दो महान हस्तियों के बीच बाबूजी और प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती जी के समक्ष, कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जैसे कोई ज्ञान के सागर के नजदीक पहुंच गया हो, और जब कोई व्यक्ति किसी सागर के नजदीक पहुंचता है तो उसको थोड़ा सा डर का भी अनुभव होता है। वही अनुभव मैं भी कर रहा हूं। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, मैं भाषा से अपनी पकड़ ढीली करता जा रहा हूं, लेकिन अब इस प्रथम सत्र की समाप्ति लगभग तय है, अपने समापन के निकट, और द्वितीय सत्र में ओज व श्रृंगार से सजी काव्य का इंतजार है। प्रथम सत्र के समापन में से पूर्व संरक्षक माननीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी आप सभी के लिए अपना संदेश पाठन करेंगे। माननीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जिनके लिए आज ये मंच सजाया गया है। माननीय श्री प्रोफेसर नामवर सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा। इस शेर के साथ कि कामयाबी चूमती है